नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इंडियन जुडिशियरी का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। इस पार्ट 1 में हम लोग कुल मिला के 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसके अगले पार्ट में हम लोग 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इंडियन जुडिशियरी के कुल मिला के 100 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारे पॉलिटी सीरीज़ का 1000 क्वेश्चन का सीरीज जो हम लोगों ने चलाया था, उसका ये हमारा 10वां लेक्चर है। इससे पहले हम लोग 500 क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन सब वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। उसमें हम लोगों ने 500 क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि चैनल को ग्रो होने में मदद मिले, और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड इन PIL। जो है PIL कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ था? तो PIL ओरिजिनेट हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। PIL ओरिजिनेट हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और इंडिया में इसका जनक किसे कहा जाता है? PN भागवती को इसका जनक कहा जाता है। PN भागवती ये उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जिस समय PIL इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था। तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो पहला ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट्स डिक्रीज एंड ऑर्डर्स आर इन्फोर्सिएबल थ्रू आउट इंडिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर देती है वो पूरे इंडिया में इन्फोर्सिएबल होता है। बिल्कुल करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर होता है वो पूरे इंडिया में इन्फोर्सिएबल होता है। एंड सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट बाउंड बाई इट्स अर्लियर डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट जो है अपने अर्लियर डिसीजन से बाउंड नहीं होती है, वो चाहे तो अपने डिसीजन को रिवर्ट भी कर सकती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। अगला क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज प्रिवेंटिव डिटेंशन बट स्टिपुलेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन को अलाउ करता है, लेकिन क्या क्या कहता है उसके बारे में वो देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसका, दैट नो वन शुड बी डिटेन्ड बियॉन्ड 3 मंथ्स। जब तक एडवाइजरी कमेटी का ऑथराइजेशन नहीं आ जाता है तब तक किसी भी पर्सन को 3 महीने से ज़्यादा के लिए डिटेन नहीं किया जा सकता है। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये होता है किसी को कुछ गुनाह करने से रोकना। प्रिवेंटिव उसे प्रिवेंट करना होता है, इसलिए उसे पहले ही अरेस्ट कर लिया जाता है, हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है या फिर उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें उसे कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो 3 महीने तक जो है उसे डिटेन करके रखा जाता है। और 3 महीने के बाद क्या होता है कि एक एडवाइजरी बोर्ड होता है, एडवाइजरी बोर्ड के पास जाता है। एडवाइजरी बोर्ड अगर समझती है कि हाँ इस व्यक्ति से देश की नेशनल इंटीग्रिटी को या फिर सिक्योरिटी को कुछ खतरा है, तो उसकी प्रिवेंटिव डिटेंशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये पहला ऑप्शन इसका जो है वो सही हो जाएगा कि नो वन शुड बी डिटेन बियॉन्ड 3 मंथ्स। 3 महीने से ज़्यादा किसी को डिटेन नहीं किया जा सकता है जब तक एडवाइजरी बॉडी जो है उससे ज़्यादा उसे डिटेन करने के लिए पावर न दे दे। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, दैट द ग्राउंड्स फॉर डिटेंशन शुड बी कन्वेड टू द डिटेंटिव बिफोर अरेस्टिंग हिम। ये ऑप्शन जो है इसमें ये कहता है कि किस ग्राउंड पे उसे डिटेन किया जा सकता है, ये उसको बताना पड़ता है। तो जो डिटेन कर रहा है ये उसको बता भी सकता है और नहीं भी बता सकता है, इसलिए ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। और दैट द डिटेंटिव मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट। ये भी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 महीने तक उसे ऑलरेडी प्रिवेंटिव डिटेंशन का अधिकार है। तो 3 महीने तक उसे प्रिवेंट करके रखा जा सकता है। 24 आवर में अरेस्ट करना, ये 24 आवर ऑफ अरेस्ट ये कौन सा होता है? ये हैबियस कॉर्पस जो होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास हैबियस कॉर्पस जो होता है। हैबियस कॉर्पस में क्या होता है कि जो पर्सन को डिटेन किया गया उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने में पेश किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज एन एडहॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। किसको एडहॉक जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट का बनाया जा सकता है? तो एडहॉक जज उससे बनाया जाता है एक तो सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट जो होता है, जो क्वालिफाइड होना चाहिए एज अ सुप्रीम कोर्ट जज टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज। यानी कि हाई कोर्ट का कोई भी सिटिंग जज जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड है उसे एडहॉक जज बनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स कर्टेल्ड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का होता है वो किस अमेंडमेंट के द्वारा पहली बार कर्टेल किया गया था? ये 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इसे कर्टेल किया गया था, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में प्रीवेल नहीं हो सका था और इसलिए जुडिशियल रिव्यू इंडिया में अभी भी है। तो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा पार्लियामेंट ने पहली बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के पावर को कर्टेल करने की कोशिश की थी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 42nd अमेंडमेंट। अगला क्वेश्चन है, अंडर अ सिंगल इंटीग्रेटेड hierarchical judicial system the high courts in the states are directly under। हाई कोर्ट जो है
क्यों किसके अंडर में आता है? तो ये आता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। हाई कोर्ट क्योंकि एक होता है ना ऊपर सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे आता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे आता है जो सिविल कोर्ट होते हैं वो सब आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे। तो ये जो है ये इंडिया में कोर्ट्स की हायरार्की होती है। सबसे पहले कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन आता है? हाई कोर्ट। यानी कि हाई कोर्ट में अगर आपको अपील पर, हाई कोर्ट में कोई डिसीजन आया उस पर अगर आपको अपील करना है तो वो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसके लिए अपील कर सकते हो। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहला क्वेश्चन है, इफ अ हाई कोर्ट इन इंडिया डज नॉट गिव द सर्टिफिकेट टू अ केस दैट इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ द सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट अगर कोई डिसीजन नहीं दे पाता है किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट जो है केस की सुनवाई कर सकती है अगर वो सेटिस्फाइड हो कि ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है और इससे जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन भी जो है वो हो सकता है। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट ने इस पर डिसीजन नहीं दिया है और यह जो संविधान है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके इंटरप्रिटेशन से लेके एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन को पोज करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई कर सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? द मोड ऑफ रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया इज सेम एज दैट ऑफ रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोनों को जो है वो इम्पीचमेंट के द्वारा ही हटाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को, दोनों को। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कहता है, आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द ऑफिस अ परमानेंट जज ऑफ हाई कोर्ट कैन नॉट प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी इन इंडिया। ये ऑप्शन जो है ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि वो उस हाई कोर्ट में नहीं प्लीड कर सकता है वो जिस हाई कोर्ट में वो पहले था। बाकी वो सुप्रीम कोर्ट में जाके वो चाहे तो वहाँ पर वो प्लीड कर सकता है, वहाँ पे वो एज अ लॉयर जो है काम कर सकता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कहता है कि एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका सही पहला ऑप्शन है, इट इज़ बाइंडिंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट टू गिव इट्स ओपिनियन ऑन एनी मैटर रेफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट। यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा जो भी ओपिनियन मैटर जो है रेफर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट बाइंड होती है उस पर डिसीजन देना। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब भी प्रेसिडेंट कोई सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह मांगता है, कोई एडवाइस मांगता है, तो सुप्रीम कोर्ट को उस पर एडवाइस देना ही पड़ता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 कहता है, द फुल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हियर्स एनी रेफरेंस मेड टू इट अंडर इट्स पावर ऑफ एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। जो फुल बेंच होता है सुप्रीम कोर्ट का, ये नेसेसरी नहीं है कि फुल बेंच ही उस पर सुनवाई करे। हो सकता है कि 3 जज का बेंच जो है वो भी सुनवाई कर सकता है, 5 जज बेंच भी है वो भी उस पर सुनवाई कर सकता है। तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द ओपिनियन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन अ रेफरेंस अंडर एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट जो उस डिसीजन देती है, जो जिस पर एडवाइस मांगा गया है, तो ये गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं होता है। गवर्नमेंट चाहे तो उस चीज़ को रिफ्यूज़ भी कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 भी इसका करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4 कहता है, नॉट मोर देन 1 रेफरेंस एट अ टाइम कैन बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर दिस पावर ऑफ एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। एक बार में एक से ज़्यादा रेफरेंस नहीं, एक बार में एक से ज़्यादा रेफरेंस दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट से एक से ज़्यादा रेफरेंस पर भी एडवाइस मांगा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एंड 3। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? तो फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है। या रिट कितने प्रकार के होते हैं ये आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग याद रख लीजिए कि जो फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या इशू करता है, तो उसके लिए रिट इशू करता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड बाय द कोर्ट ऑफ इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन अगर किसी को किया जाता है तो कौन सा उसमें सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है? तो उसके लिए करता है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ। यानी कि जो जिस पर्सन को डिटेन किया गया है उस पर्सन को कोर्ट के सामने लाया जाए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, हेबियस कॉर्पस। और इसके बारे में भी हम लोग आगे आने वाले जो लेक्चर्स है उसमें डिस्कस करेंगे। विश्वास रखिए ये 100 क्वेश्चन डिस्कस करते करते आपका जितना भी जुडिशरी का क्वेश्चन होगा वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। अब बस आप वीडियो को पूरा देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मैंडेमस के अंदर अगर जो कोर्ट है वो क्या करती है? अगर कोर्ट ने मैंडेमस इशू किया है तो उसका मतलब क्या होता है? तो वो कहता है कि डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू डू और नॉट टू डू अ थिंग। मैंडेमस का मतलब होता है परम आदेश। मतलब
आपको जो क्या करना है और क्या नहीं करना है ये कोर्ट ऑर्डर देती है, यानी कि गवर्नमेंट को डायरेक्ट करती है कि या तो आप ये काम कर सकते हैं या फिर ये काम नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है मैंडेमस का अर्थ, यानी कि डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू डू और नॉट टू डू अ थिंग इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज अ बलवार्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम। पर्सनल फ्रीडम का बलवार्क कौन होगा? अभी हमने पीछे डिस्कस किया है, हैबियस कॉर्पस। यानी कि हैबियस कॉर्पस जो होता है जिसे कहते हैं प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ, तो उसे कहते हैं बलवार्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम। अगर आपको डिटेन कर लिया गया है तो अंडर हैबियस कॉर्पस ही आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं कि भाई मुझे इलीगल तरीके से डिटेन कर लिया गया है। तो ये हैबियस कॉर्पस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द अप्रोप्रिएट रिट इशूड बाय द कोर्ट टू क्वैश द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस इज दैट ऑफ। मतलब किस आदेश के अंतर्गत कोर्ट जो है किसी भी पर्सन के अपॉइंटमेंट को निरस्त कर सकती है? तो इसका सही हो जाएगा को वारंटो। को वारंटो का मतलब ही होता है एट व्हाट कॉज, मतलब किस कारण से आपने जो है इस व्यक्ति को इस पोस्ट पर अपॉइंट किया है या फिर अपॉइंट नहीं किया है, तो इसका मतलब होता है को वारंटो। इसका सही आंसर हो जाएगा को वारंटो। अब ये अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें रिट के बारे में बताया गया है कि रिट का मतलब क्या होता है। तो पहला होता है कि पहला हम लोग डिस्कस कर लिया है मैंडेमस। मैंडेमस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि ये गवर्नमेंट को निर्देश देती है, आदेश देती है कि इस काम को परफॉर्म किया जाए या फिर परफॉर्म नहीं किया जाए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्शन टू एन ऑफिशियल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्यूटी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। हेबियस कॉर्पस को हम लोग डिस्कस कर लिया है। हेबियस कॉर्पस मतलब होता है रिलीज ऑफ एन इलीगली डिटेन्ड पर्सन, मतलब आप डिटेंशन जब भी आपका होता है हेबियस कॉर्पस रिट इशू करती है गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट। और तीसरा होता है सर्टियोरारी। सर्टियोरारी का मतलब क्या होता है कि एक केस जो इन्फीरियर कोर्ट में जो केस चल रहा है उसे हायर कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सके। तो इसका होता है ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी देख लेते हैं को वारंटो। को वारंटो का मतलब होता है कि मतलब किस कारण से उस व्यक्ति ने उस पोस्ट को होल्ड करके रखा है या फिर होल्ड नहीं करके रखा है, इसको बताना को वारंटो का काम होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए का हो जाएगा 1 डायरेक्शन टू एन ऑफिशियल। मैंडेमस का मतलब क्या हो जाएगा कि डायरेक्शन टू एन ऑफिशियल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्यूटी। ऑप्शन बी हो जाएगा रिलीज ऑफ एन इलीगली डिटेन्ड पर्सन। ऑप्शन सी हो जाएगा सर्टियोरारी का मतलब हो जाएगा ट्रांसफरिंग ऑफ केस फ्रॉम इन्फीरियर कोर्ट टू हायर कोर्ट। एंड ऑप्शन डी का मतलब हो जाएगा टू शो बाय व्हाट अथॉरिटी ही होल्ड्स और क्लेम्स ऑफ फ्रेंचाइजी और ऑफिस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा क्वेश्चन जो ऑप्शन जो है वो करेक्टली मैच्ड है? अभी हमने पीछे डिस्कस किया है, उसके बाद भी दोबारा डिस्कस कर लेते हैं एक बार फिर से। हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या देखा है हमने कि ये जो है प्राइवेट बॉडी को लाने की बात करता है। तो अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल, तो ये प्राइवेट इंडिविजुअल का अगेंस्ट में नहीं होता है, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। रिट ऑफ को वारंटो मतलब किस कारण से, तो अवेलेबल अगेंस्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ओनली, ये भी गलत हो जाएगा। रिट ऑफ प्रोहिबिशन मतलब मना करना है, प्रोहिबिट करना है, तो अवेलेबल अगेंस्ट ऑटोनोमस बॉडीज ओनली, ये भी गलत हो जाएगा। ऑटोनोमस बॉडीज ओनली नहीं, मतलब जितने भी गवर्नमेंट के बॉडीज है उसके अगेंस्ट में ये इशू किया जाता है। और सर्टियोरारी मतलब सर्टिफाई करना, तो अवेलेबल अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स ओनली, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्टियोरारी का मतलब होता है टू सर्टिफाई, और सर्टिफाई ये सिर्फ पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में ही इशू किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एट प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इंडिया में कितने हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 25 हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया में अवेलेबल हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज कितनी होती है? ये होती है 62 ईयर्स, और सुप्रीम कोर्ट के जज की कितनी होती है? 65 ईयर्स, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हाईएस्ट एंड फाइनल जुडिशियल ट्रिब्यूनल इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से हाईएस्ट और फाइनल जुडिशियल ट्रिब्यूनल कौन सा है? ये सुप्रीम कोर्ट होता है, इसके ऊपर में कोई भी कोर्ट इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एन अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट ऑफ अ हाई कोर्ट इफ द हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट से कोई भी जो जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अगर, पहला है कि एन हैज़ एन अपील रिवर्स्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन एज सेंटेंस्ड हिम टू डेथ, यानी कि हाईकोर्ट ने कुछ ऐसा आदेश दिया है कि जिसने पिछले ऑर्डर को रिवर्स कर दिया है और अक्यूज्ड पर्सन को डेथ सेंटेंस दिया है, तो डेथ सेंटेंस का मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है सर्टिफाइज दैट द केस इज फिट फॉर अपील टू सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उसके केस से ये सर्टिफाई हो जाता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना ही जाना चाहिए, तब भी ये ऑप्शन जो है ये भी ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि हैज़ विड्रॉन फॉर ट्रायल बिफोर इटसेल्फ any case from any subordinate court and has convicted the accused person and sentenced him to death, यानी कि हाई कोर्ट ने क्या किया है कि
जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वहाँ से उस ट्रायल को विड्रॉ कर लिया है और उसमें डेथ सेंटेंस दे दिया है, तो वो भी मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि टू इंश्योर इम्पार्शियलिटी द रिटायर्ड चीफ जस्टिस एंड अदर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर डिबार्ड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग लॉ। जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज होते हैं उनको जो है या चीफ जस्टिस, उनको इंडिया में प्रैक्टिस करने से डिबार कर दिया जाता है। यानी कि एनी कोर्ट इन इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो किसी भी इंडिया में कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंडिया में कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का क्या मतलब होता है। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है कोर्ट दैट प्रिजर्व्स ऑल इट्स रिकॉर्ड। जब जितना भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है जितना भी रिकॉर्ड होता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया, हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया, तो उसको प्रिजर्व करके रखना ही कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का काम होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिसाइड्स इट्स परमानेंट सीट एट दिल्ली द सुप्रीम कोर्ट कैन ऑल्सो मीट एट। यानी कि एक तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का परमानेंट सीट कहाँ पे है, वो दिल्ली में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और कहाँ मीट कर सकता है अगर चाहे तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है चाहे अगर तो प्रेसिडेंट के कंसल्टेशन लेके इंडिया में कहीं भी सुप्रीम कोर्ट का सीट जो है वो बना सकते हैं। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर चाहे कि भाई मुंबई में सीट बनाना है तो प्रेसिडेंट से पहले कंसल्ट करेंगे और उसके बाद जो है केस की सुनवाई जो है मुंबई में भी कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एनी अदर प्लेस एज डिसाइडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन नॉट बी फाइल्ड डायरेक्टली इन सुप्रीम कोर्ट। कौन सा केस सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली फाइल नहीं किया जा सकता है वो देख लेते हैं हम लोग। तो पहला ये है कि डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट, ये सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली फाइल किया जा सकता है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आता है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। केस अगेंस्ट इंक्रोचमेंट ऑन फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के लिए आपको पता है अंडर आर्टिकल 32 अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो अगर आपके फंडामेंटल राइट का इंक्रोचमेंट हुआ है आप डायरेक्टली जाकर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो गलत हो जाएगा। इफ वंस प्रॉपर्टी इज फोर्सफुली ऑक्युपाइड बाय अदर, इसके लिए आपको जो है सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि यह अब एक फंडामेंटल राइट नहीं रह गया है, यह केवल एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो इसलिए इसके अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली नहीं जा सकते। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या नहीं है, वो पहला नाम इसका पहला ऑप्शन है मस्ट हैव बीन अ हाई कोर्ट जज फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। ये करेक्ट है कि कम से कम 5 साल उन्होंने हाई कोर्ट में जज वो रहे हो। मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 55 ईयर्स, ये गलत है। जरूरी नहीं है कि 55 ईयर्स, हो सकता है कि वो 50 ईयर्स में ही अगर 5 साल अगर वो हाई कोर्ट में जज रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्राइटेरिया देख लेते हैं, वो हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हो नॉट लेस देन 10 ईयर्स। अगर वो 10 साल तक अगर हाई कोर्ट के अगर एडवोकेट रहे हैं तब भी वो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो बन सकते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है कि मस्ट बी इन ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, यानी कि वो प्रेसिडेंट के नज़र में एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो तब भी वो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए 3 क्राइटेरिया कौन कौन हो गया। पहला क्राइटेरिया हो गया कि वो हाई कोर्ट के जज हो 5 साल के लिए। दूसरा क्राइटेरिया ये हो गया कि वो हाई कोर्ट में 10 साल तक उन्होंने एज ए लॉयर एडवोकेट प्रैक्टिस किया हो। और तीसरा क्राइटेरिया ये हो गया कि वो प्रेसिडेंट की नज़र में एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो। ये इसका जो है ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो गलत हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब होता है। जुडिशियल रिव्यू जो है सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है उसका मतलब क्या होता है। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है एग्जामिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉज, यानी कि अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया और उससे अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो उसके अगेंस्ट में आप कोर्ट में जा सकते हैं या फिर कोर्ट उसके अगेंस्ट में खुद ही सुनवाई कर सकती है और उस पोस्ट को जो है उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकती है। या फिर कोई ऐसा लॉ बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करती हो तब भी सुप्रीम कोर्ट उस पर जुडिशियल रिव्यू ले सकती है और उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एग्जामिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉज इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कौन सा जो है वो कथन गलत है, ये देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि इसे जो अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कोई करता है तो उसके खिलाफ फाइन और इम्प्रिजनमेंट लगाने का अधिकार इसके पास होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होता है। दूसरा कहता है कि यह एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है और उसका जितना भी
जो इसके पास जो पावर होता है वो इसका कंटेम्प्ट को, अगर कोई कंटेम्प्ट करता है तो उसे पनिश करने का भी पावर इसके पास होता है। ये भी इसका ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। उसके इसका होता है कि इसमें एविडेंस जो भी होता है, इट रिकॉर्ड्स आर एडमिटेड इन एविडेंस, मतलब जो भी इसका जो ऑर्डर होता है उस ऑर्डर को एज एन एविडेंस माना जा सकता है और किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में इसके खिलाफ कोई सुनवाई नहीं हो सकती है। ये ऑप्शन भी इसका सही है। ऑप्शन डी कहता है कि इट इज बाउंड बाय इट्स अर्लियर डिसीजन। अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया है कि ये अपने अर्लियर डिसीजन से बाउंड नहीं हो सकता है। हो सकता है अगर इसे लगे कि मेरा अर्लियर डिसीजन गलत है तो उस डिसीजन में सुधार भी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड्स द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ। सुप्रीम कोर्ट जो है किसके इलेक्शन के डिस्प्यूट को जो है करती है, डिस्प्यूट देखती है। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन डिस्प्यूट होता है उसको सुप्रीम कोर्ट देखती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सुप्रीम कोर्ट के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इट हैज़ ओनली द अपीलेट और जुरिस्डिक्शन, गलत है। इसके पास अपीलेट भी होता है, ओरिजिनल भी जुरिस्डिक्शन होता है और जो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये ऑप्शन तो इसका गलत हो जाएगा। इट इज़ द हाईएस्ट फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अभी हमने हिरार्की को समझा है। ये हाईएस्ट फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया ये होता है। इट डज, ऑप्शन सी कहता है कि इट डज नॉट हैव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, बिल्कुल गलत है। इसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी होता है। ऑप्शन डी कहता है इट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल गलत है। अमेंडमेंट का पावर किसके पास होता है, अमेंडमेंट का पावर होता है पार्लियामेंट के पास। ऑप्शन डी भी इसका गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ बोथ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर में क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जो अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट देख सकती है और अंडर आर्टिकल 226 ये हाई कोर्ट देख सकती है फंडामेंटल राइट को। तो ऑप्शन सी जो है, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का पावर जो है वो लगभग बराबर होता है। इवन हाई कोर्ट का पावर जो है वो ज़्यादा होता है अंडर आर्टिकल 226, वो हम लोग आगे चलकर डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के जो सैलरी होती है वो कहाँ से आती है। तो वो आती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। इवन हाई कोर्ट की सैलरी जो है वो कहाँ से आती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आती है। और सुप्रीम कोर्ट की सैलरी कहाँ से आती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जुडिशियरी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज फ्री फ्रॉम कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल करेक्ट है। अंडर आर्टिकल 51 जो पावर का जो डिवीजन है उसमें सुप्रीम कोर्ट को जो है बिल्कुल मतलब कोर्ट को जो है वो अलग ही रखा गया है, जुडिशरी को अलग ही रखा गया है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पावर में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का कोई दखल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट आर एट द हेड ऑफ द जुडिशियल हियरार्की ऑफ द स्टेट, ये गलत है। ये इंडिया का सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो होता है जुडिशियल हियरार्की में सबसे ऊपर, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो है वो नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं, चीफ जस्टिस एंड अदर जजेज ऑफ हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, बिल्कुल गलत है। ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और इसे जो है किसके द्वारा, कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा जो है वो चीफ जस्टिस और अदर जो जजेज होते हैं हाई कोर्ट को कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा जो है अपॉइंट किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी कहता है, ए हाई कोर्ट कैन विड्रॉ अ केस फ्रॉम अ सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड कैन डील विद द केस इटसेल्फ, बिल्कुल सही है। अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई भी मैटर जो है इंपॉर्टेंट है तो सबऑर्डिनेट कोर्ट से जो है उसको ला सकती है, सबऑर्डिनेट कोर्ट से उस केस को ऊपर ला सकती है और उस पर अपना फैसला दे सकती है। तो इसका नाम ऑप्शन नंबर 1 और 4 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड अंडर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है वो क्या कवर करता है। हमने अभी पहले ही डिस्कस किया है कि जो डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स एंड स्टेट्स, ये सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन। पहला क्वेश्चन है, द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड, अगर सुप्रीम कोर्ट और जो जितने भी अदर जजेज होते हैं, चीफ जस्टिस और अदर जजेज, उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है। तो उनको जो है 2/3 मेजोरिटी से, अगर पार्लियामेंट अगर 2/3 मेजोरिटी से अगर ये पास कर देती है कि अगर इम्पीचमेंट अगर पास हो जाता है तो जो है उसे हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, एन एड्रेस बाय ईच हाउस सपोर्टेड बाय अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि अगर 180 लोग अगर
अगर वो वोट कर रहे हैं उस पर, तो कम से कम 120 लोग जो है, 120 एमपी जो है कम से कम ये इस पावर में होने चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड। जज सुप्रीम कोर्ट को किस ग्राउंड पे, दो ही ग्राउंड पे रिमूव किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज को। पहला होता है प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, यानी कि आपको याद रखना है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को सिर्फ दो ग्राउंड पे ही रिमूव किया जा सकता है। उसमें पहला होता है प्रूवन मिसबिहेवियर और दूसरा होता है इनकैपेसिटी। इस ग्राउंड पे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और के जज हैं उनको रिमूव किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और दूसरा ऑप्शन कहता है कि जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द प्रोजेनरेटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। तो आपको ये ऑप्शन कहता है कि जस्टिस पी.एन. जो वी.आर. कृष्ण अय्यर थे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जिसमें PIL इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उस समय कौन से थे? P.N. भागवती। P.N. भागवती उस समय जो थे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था जिस समय PIL जो है इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था। और ये दूसरा कथन बिल्कुल सही है कि जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर भी जो थे वो उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सैलरीज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी रिड्यूस ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस। किस समय में सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी जो है वो रिड्यूस की जा सकती है? तो वो की जा सकती है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इमरजेंसी के समय में। ये आपको याद रखना है। उन्होंने फाइनेंशियल इमरजेंसी पिछले लेक्चर में देखा था, तो आपको याद होना चाहिए कि ये फाइनेंशियल इमरजेंसी के समय ही किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट की सैलरी को जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट व सेटअप अंडर। सुप्रीम कोर्ट को किस एक्ट के अंदर में सेटअप किया गया था? तो ये किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंतर्गत में सुप्रीम कोर्ट को इंडिया में सेटअप किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज अनसक्सेसफुली साउट टू बी इम्पीच्ड। कौन ऐसे जज थे जिन पर इम्पीचमेंट तो चला था लेकिन वो रिमूव नहीं हो सके थे? तो वो थे जस्टिस रामास्वामी। जस्टिस रामास्वामी जो थे उन पर इम्पीचमेंट का चार्ज लगाया गया था लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो सका था। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट पासेज अ लॉ विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इट कैन बी डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाई। वो किसके द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जा सकता है? तो अभी हमने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जा सकता है बाय जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है घोषित किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिविल केस बिकम्स अ फिट केस फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट इफ। अगर कोई सिविल केस है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए फिट होता है कब? जब हाई कोर्ट सर्टिफाई कर देता है कि यह जो है इम्पोर्टेंट लॉ और इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की आवश्यकता है, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट के लिए वो केस फिट हो सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, द हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट इट इन्वॉल्व्स अ पॉइंट ऑफ लॉ एंड नीड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ जजेस टू सिट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कितने होते हैं? तो मिनिमम नंबर ऑफ जजेस जो है वो होते हैं 1/2 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अगर 32 अगर जज है तो मिनिमम 16 जज जो है उस एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन पर और एडवाइजरी जो सुप्रीम जो प्रेसिडेंट ने जो एडवाइस मांगा है किसी लॉ पर, तो उसमें 1/2 जो है कम से कम सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे होने चाहिए, तभी जाके जो है सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा रेफर किए हुए मैटर पे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय। जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उन किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड आउट ऑफ द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एज दे मे डीम नेसेसरी फॉर द पर्पस। यानी कि कुल मिला के इसे कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा अप्रूव किया जाता है और प्रेसिडेंट के द्वारा जो है अपॉइंट किया जाता है। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में हम लोग आगे चल कर डिस्कस करेंगे। कॉलेजियम सिस्टम में एक CJI होते हैं एंड +4 सीनियर मोस्ट जजेज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो होते हैं कॉलेजियम सिस्टम में। कॉलेजियम सिस्टम इसे अप्रूव करता है, उसके नाम को भेजता है जो गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट उसे अप्रूव करती है, उसके बाद प्रेसिडेंट जो है उनकी नियुक्ति करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, द रूल्स फॉर रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फॉर सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 145 द कॉन्स्टिट्यूशन आर मेड बाय। जो आर्टिकल 145 जो होता है उसके बारे में जो बात होती है वो कौन करता है? तो वो करता है सुप्रीम कोर्ट विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल लेने के बाद की इसके में कौन सा रूल जो रेगुलेट होगा और कौन सा जो है प्रैक्टिस किया जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सुप्रीम कोर्ट्स पावर टू इशू रिट्स इज नैरोअर देन दैट ऑफ हाई कोर्ट। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कि आपको अभी मैंने बताया कि अंडर आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर होता है इन कंपैरिजन विद अंडर आर्टिकल 32 ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन बी है कि सिटीजन इज फ्री टू अप्रोच हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एज ही चूजेज वेन एवर इज फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। अगर फंडामेंटल राइट्स आपका वायलेट होता है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किस में भी डायरेक्टली जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स थ्रू आउट इंडिया। हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि जितने भी लॉ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं, वो जो ऑर्डर दिए था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो पूरे इंडिया में बाइंडिंग होते हैं। तो इसका हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। इज अ वॉचडॉग ऑफ सिटीजन्स लिबर्टी, बिल्कुल करेक्ट है। सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट को बचाता है तो इसलिए सिटीजन्स की लिबर्टी का वॉचडॉग है। दूसरा, इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल करेक्ट है। जितने कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जितने भी मैटर आएंगे वो सुप्रीम कोर्ट उसे इंटरप्रेट करता है। प्रोटेक्ट्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सही नहीं है क्योंकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है वो नॉन जस्टिसिएबल होती है। यानी कि अगर कोई स्टेट्स अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है तो आप उसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। एंड ऑप्शन नंबर डी कहता है सेटल्स इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल करेक्ट है। अभी हमने पीछे से डिस्कस किया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सैलरीज ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो ये जो है सिर्फ फाइनेंशियल इमरजेंसी के समय ही इसे रिड्यूस किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो कुल मिला के अभी हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया है यहाँ पर। तो हम लोगों लगभग 600 क्वेश्चन को हम लोग इस सीरीज में 1000 पॉलिटी की जो सीरीज है उसमें 600 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।